हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान विषय के टॉपिक नंबर 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और क्वेश्चन का क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि परागण व निषेचन में क्या पूछ रहा है, ये अंतर पूछ रहा है। तो हमें इन दोनों के अंदर अंतर बताने का प्रयास करना है। तो परागण को आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ सकते हो कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्ती कागर पर पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और निषेचन मतलब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण वर्ती कागर पर पहुंचकर उसके जनन अंग अंडाणु होता है, जब उससे मिलते हैं तो नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं, इस घटना को बोलते हैं निषेचन। तो इस चीज को समझने पहले हम एक पुष्प का चित्र बना देते हैं ताकि उनको देखकर हम आसानी से इन दोनों के अंदर अंतर को समझ सके और याद भी कर सकें, ताकि लंबे समय तक याद रहे। इसके लिए मैं बनाता हूं एक पुष्प का चित्र। तो नॉर्मली आपको जो भी जननांग भाग है उसका ही मैं चित्र बनाऊंगा। तो इसके अंदर ये पुष्प का वर्ती कागर बन गया और ये इसका अंडाशय वाला भाग बन गया। और इससे मैं निकाल देता हूं ये परागकोश बन गए। परागकोश हमेशा वर्ती कागर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, हाइट पर होते हैं, ताकि परागकोश से परागकण कहाँ आ जाए, वर्ती कागर पर आ जाए। छोटे होंगे तो नहीं आ पाएंगे ना। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये पुष्पासन के ऊपर ही विराजमान है और ये वाला भाग इसका वर्ती कागर हो गया। अब आप इसमें ये देख सकते हो, ये क्या है, पराग कोश है। ये क्या है, पराग कोश हो गया। ये क्या हो गया, वर्ती कागर हो गया, वर्ती कागर। तो इस भाग पूरे को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। और इसको बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। पुष्प के नर जननांग भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और पुष्प के मादा जननांग भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो आपको इन भागों को बारे में पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए इस परागकोश के अंदर क्या चीज होती है। छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। वो क्या है, कैसा जननांग भाग, नर जननांग भाग, नर युग्मक है। तो परागकण को हम बोलते हैं नर युग्मक। पुष्प के अंदर परागकण एक नर युग्मक है और मादा का कौन सा भाग जो उस परागकण उसके ऊपर गिरेगा, वर्ती कागर पर गिरेगा। मादा के स्त्री केसर के वर्ती कागर के भाग पर कौन गिरेगा, परागकण गिरेगा। और जब परागकोश से परागकण इसके वर्ती कागर पर आते हैं, इसी को ही तो क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। आई समझ में। परागण क्या होता है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण, छोटे छोटे कण होते हैं, जब ये फूटेगा खुलेगा तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या निकलेंगे, ऐसे कण निकलेंगे। और वो छोटे छोटे बीज होते हैं, समझ गए ना, वो नर युग्मक परागकण होते हैं। और ये कण यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएंगे। तो परागकोश से परागकण जब वर्ती कागर पर पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं परागण। अब निषेचन क्या है, ये कैसा युग्मक है, परागकण नर युग्मक है। कैसा युग्मक है, नर युग्मक है, नर युग्मक। और इस अंडाशय के अंदर क्या है, अंड है, ठीक है ना। इस अंडाशय के अंदर क्या है, अंड, जो कि कैसा युग्मक है, मादा युग्मक है। तो होता क्या है, जब यहाँ से परागकण वर्ती का अगर पहुंच जाएगा तो यहाँ से एक नलिका बनेगी, नली पतली सी। उस नली से होता हुआ परागकण गति करता हुआ यहाँ अंडाशय तक पहुंचेगा। और अंडाशय के अंदर कौन है, अंड है, ठीक है ना। और ये अंड, ठीक है ना, और ये परागकण जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इस घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। परागकण वे मादा जननांग भाग का अंड जब दोनों आपस में मिल जाए, मादा जननांग के भाग का कौन है, जो कि अंड है, मादा युग्म कौन है, अंड, नर युग्म कौन है, परागकण, जब दोनों इस मिल जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो मुख्य रूप से ये बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके इस बात को इस डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्ती कागर तक पहुंचते हैं परागण कहलाता है। वह क्रिया कि वह क्रिया जब परागकोश से परागकण मादा जननांग या मादा स्त्री केसर, मादा जननांग कौन सा है, स्त्री केसर के वर्ती कागर वाले भाग पर पहुंचते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, परागण। तो सीधी बात समझ में आ गई। यहाँ से परागकण यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर,
नर जनांगे परागकोश से परागकण वर्ती कागर पर पहुंचते इस घटना को क्या बोलते हैं? परागण। अब इसका उल्टा वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाता है। निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पर होता है ना भाई, परागकण वर्ती कागर पर आने के बाद यहाँ से होता हुआ नली से होता हुआ कहाँ आएगा? अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर कौन है? मादा युग्मक है अंड, और ऊपर से कौन आया अभी? जो परागकण जो कि नर युग्मक है। तो नर युग्मक परागकण मादा युग्मक अंड, ये दोनों जब मिलेंगे और कौन सी संरचना बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। दोनों युग्मक मिलने से जो संरचना बनेगी उसका नाम क्या है? युग्मनज। युग्मनज। इस घटना को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्रिया निषेचन से पहले की है। अब देखो भाई, इस परागकोश से परागकण यहाँ गिरेंगे तो ये निषेचन से पहले हो रहा है ना, तो ये निषेचन से पहले की घटना है। जबकि ये क्रिया परागकण के पश्चात की। भाई परागण होगा तभी तो परागकण यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, तभी तो क्या होगा? निषेचन होगा। तो परागण के बाद कौन सी क्रिया होती है? निषेचन वाली। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट, परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है जलवायु की। तो भाई यहाँ से परागकण यहाँ पहुंच जाए तो ये तो एक ही पुष्प का हो सकता है, आसान है। ऐसा भी हो सकता है ये पुष्प कैसा हो? एक लिंगी हो, जिसमें केवल स्त्री केसर हो, पुंकेसर ना हो। आपको पता है ना, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होता है, एक द्विलिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प में केवल एक ही जननांग होगा, या स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। इन दोनों में से या तो ये दोनों वाले भाग होंगे, ये पुंकेसर वाले, या इसमें ये कौन सा होगा? स्त्री केसर वाला भाग होगा। जबकि दोनों ही एक पुष्प के अंदर हो तो इसे बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, या दोनों संरचनाओं में से केवल एक संरचना हो तो इसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। तो अब द्विलिंगी पुष्प में तो क्या है, थोड़ा परागण होना आसान है, जबकि अगर एक लिंगी पुष्प उसके लिए परागण होना क्या थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए वाहक चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो वाहक क्या होता है कि किसी और पुष्प से परागकणों का उठाकर किसी अन्य पुष्प के वर्ती कागर तक पहुंचा दे, वो क्या कहलाते हैं? वाहक कहलाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि परागण के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, किसी अन्य पुष्प के परागकोश से परागकणों को लेकर ये वर्ती कागर पर पहुंचा दे। वो बीच में कौन होते हैं? वाहक होते हैं। वाहक क्या हो सकता है? हवा। मान लो ये वर्ती कागर है और यहाँ से ये परागकोश है या कोई अन्य पुष्प इधर है जिसके परागकोश से परागकण हवा से उड़ते 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 यहाँ आकर पहुंच गए। और क्या हो सकते हैं? जैसे पुष्प के अंदर मान लो पुष्प खिलेगा तो उसके अंदर खुशबू आएगी, तो बहुत सारे कीट पतंग मधुमक्खियां तितलियां वो आकर्षित करेगी, तो वहां पहुंचेगी रस चूसने के लिए। तो वहां उनके पैरों के कौन चिपक जाएंगे? परागकण चिपक जाएंगे, और वो पराग तितली उड़ती उड़ती फिर किसी अन्य पुष्प की वर्ती का अगर पराग बैठ जाती है तो वो उसके पैरों से वो परागकण कहाँ आ जाएंगे? इस वर्ती का अगर आ जाएंगे, तो वो भी एक वाहक के रूप में काम आ गए। या कोई पौधा पानी के अंदर है, पौधा कहाँ है? पानी के अंदर है, तो यहाँ मान लो पौधा है, वहां से कोई और पौधा है, वहां से उसने परागकण जो रिलीज हुए पानी के अंदर, तो वहां से वो परागकण तैरते तैरते कहाँ आ गए? इसके स्त्री केसर वर्तिका अगर पर पहुंच गए, जिससे निषेचन हो गया। तो वाहक की आवश्यकता होती है। तो आपको सीधे समझ में आ गया कि परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, जो जल हो सकता है, वायु हो सकती है, कीट हो सकता है, जबकि इस क्रिया में वाहक की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन के लिए कोई वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, वह क्रिया जिसमें पुष्प के बाह्य भाग में संपन्न होती है, ये क्रिया कहाँ होती है? पुष्प के बाह्य भाग में संपन्न होती है, बाह्य क्रिया। भाई जो ये परागण वाली क्रिया है वो बाह्य भाग है ना, ये वाला बाह्य भाग, ये परागकोश है, वहां से परागण यहाँ पहुंच गए इस तरीके से वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र के ऊपरी वाला भाग ये इस पुष्प के आंतरिक भाग से बाहर है ना, तो बाह्य भाग में संपन्न होती है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परागण वाली क्रिया पुष्प के बाहरी भागों में संपन्न होती है, जबकि ये क्रिया पुष्प के भीतरी भाग में, आंतरिक भाग में संपन्न होती है। जब परागण यहाँ पहुंच जाएंगे तो परागण गति करता कर यहाँ पहुंचेगा, तो अंडाशय वाले भाग के अंदर अंड होगा जो कि मादा युग्मक है, और नर युग्मक के परागकण दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन होने से जो युग्मनज बनेगा। तो ये क्रिया कहाँ हो रही है? इस अंडाशय वाले भाग के अंदर हो रही है। तो निषेचन क्रिया एक आंतरिक क्रिया है जो शरीर के अंदर होती है, अतः ये आंतरिक क्रिया है। परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण। अब परागण भी दो प्रकार होता है, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जैसे ये जो मैंने संरचना बनाई है द्विलिंगी पुष्प, तो जो स्वपरागण हुआ वो तो स्वपरागण किस में होगा? द्विलिंगी पुष्प के अंदर ही होगा, ठीक है ना। स्वपरागण किस में होता है? द्विलिंगी पुष्प के अंदर होता है। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि उसी द्विलिंगी पुष्प के परागकोश होगा, उसी से परागकण उसी सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए
तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इसको बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण कहता है किसी और पुष्प के परागकोश से परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इस घटना को बोलते हैं परपरागण। ऐसे मान लो इसकी अगर मैं पुंकेसर काट दूं, हटा दूं, तो पीछे कौन बचेगा? केवल स्त्री केसर बचेगा, और अन्य कोई साइड में पुष्प है उसके पुंकेसर से परागकण किसी के द्वारा यहाँ इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इस घटना को क्या बोल देंगे? परपरागण बोल देंगे। तो ये भी समझ में आ गई होगी। अब निषेचन क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब ऐसा निषेचन जिसके अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलन या नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोग शरीर के अंदर संपन्न होता है। जैसे कि इसके अंदर ये अंदर संपन्न हो रहा है, इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जैसे कि मेंढक के अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक कहाँ छोड़ दिए जाते हैं? पानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और पानी के अंदर वो घूमते फिरते आपस में मिल जाते हैं, तो उनका जो नर युग्मक व मादा युग्मक है वो शरीर से बाहर पानी के अंदर मिलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। मनुष्य के अंदर भी देखो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, तब उस नर से शुक्राणु मादा से अंडाणु लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाते हैं, तब दोनों को निषेचन करवाया जाता है, तो वो भी कहाँ होता है? शरीर से बाहर होता है, तो वो भी एक प्रकार का बाह्य निषेचन हो गया, लेकिन वो कृत्रिम है, बाकी प्राकृतिक रूप से आंतरिक निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन आपको समझ में आया होगा कि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर से बाहर संपन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारा अंतर समझ में आया होगा। अब हम एक साथ फिर से फटाफट इसको समझते हैं। वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए परागण क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इसको निषेचन कहते हैं। यह निषेचन से पहले संपन्न होती है, परागण निषेचन से पहले होता है, और ये क्रिया जो कि परागण के पश्चात होती है, बाद में होती है। परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक क्या हो सकते हैं? जल, वायु और कीट आदि हो सकते हैं। इस क्रिया के लिए कोई वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्रिया पुष्प के बाहरी भागों में संपन्न होती है, इसलिए इसको बाह्य क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया पुष्प के आंतरिक भागों में संपन्न होती है, इसलिए इसको आंतरिक क्रिया बोलते हैं। परागण क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, परपरागण व स्वपरागण, और निषेचन भी क्रिया भी दो प्रकार से होती है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्रश्न का आंसर पूरा हुआ है। आपको इस प्रकार से आंसर देना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझाया हुआ आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों चैनल को अगर आप देख पा रहे हो, वीडियो को देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिले हमें और हम और अधिक वीडियो बनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ।